दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान आकाश पत्रकार हैं और पत्रकारिता लोगों को लगती है कि बहुत एक आसान काम है, लेकिन पत्रकारिता कितनी मुश्किल है, कितनी जानलेवा हो सकती है, कितनी उसमें कठिनाइयाँ आती काम करते हुए, वो आपको दिखाने के लिए, आपको समझने के लिए हमारे साथ आकाश है। आकाश जब दिल्ली के अंदर सीए एनआरसी के खिलाफ एक आंदोलन चला हुआ था, वो आंदोलन जब सत्ता प्रायोजित लोगों द्वारा दंगों में तब्दील करने की कोशिश की गई और दंगों में तब्दील हो गया, आपस में जब दंगे हुए तो उसके बाद उन दंगों में आकाश को गोली लगी थी। आकाश से ही बार जानते हैं कि पूरा मामला गोली लगने से लेके आज तक कौन साथ रहा है, कौन साथ नहीं रहा है। और जब एक पत्रकार जो आपके बीच में आपकी रिपोर्ट करता है, आपकी एक एक खबर लोगों तक लेके जाता है, और उसके दुश्मन भी होते हैं, क्योंकि जिसके खिलाफ वो दिखा रहा है वो दुश्मन होते हैं और वो उसको टारगेट करके भी हमला कर देते हैं, तो परेशानियां बहुत ज़्यादा है, कठिनाइयां बहुत ज़्यादा। तो आकाश हमारे साथ है। नमस्कार आकाश। नमस्कार भाई। आकाश, आप उन कठिनाइयों से गुजरे हो जब आपको उस आंदोलन के दौरान गोली लगी। गोली किसने मारी किसने नहीं मारी सवाल ये नहीं है, लेकिन एक पत्रकार जब काम करता है उसको गोली लगती है, तो उसके बाद की कठिनाइयाँ क्या क्या होती है, मैं एक बार जानना चाहता हूँ उस दिन वहाँ क्या था। उस दिन सबसे पहले तो जनमंच का बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे प्लेटफॉर्म दिया आपने अपनी बात रखने का, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो देश के अंदर अभी भी इसको लेकर लगातार गंभीरता बनी हुई है, क्योंकि एक माहौल उसी तरह का लगातार वो क्रिएट हुआ है, जिससे जो माहौल मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों को मरते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, तो इस विषय को लेकर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर उस दिन की बात करते हैं तो वो आज भी, हालांकि उसको 5 साल होने वाले हैं, उदय भाई, आज भी वो जो का तो जो पूरा सीन है जो हुआ था मेरे साथ, वो आज भी मुझे वैसे का वैसे याद है। तो ये 25 तारीख की बात है और मैं जब घर से निकल रहा था तो मेरी उस दिन एनिवर्सरी थी, तो मेरी वाइफ जाते समय बोली कि आज आकाश मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आओगे। मैंने कहा कोई नहीं, देखते क्या गिफ्ट लेकर आते हैं। तो उससे पहले कपिल मिश्रा जो है 24 तारीख को पहुंचे थे दिल्ली के अपना भजनपुरा इलाके के अंतर्गत, वहाँ पर पहुंचे थे। वहाँ पर उन्होंने बयान दिया था, वो भी हमने कवर किया था, उनकी भी हमने इंटरव्यू किए थे, क्योंकि उस समय मैं नेशनल चैनल JK24 न्यूज़ में एज ए रिपोर्टर काम कर रहा था। 25 तारीख को जब सुबह मैं अपने घर से निकला, मैं कृष्णा नगर में रहता था दिल्ली के, तो मैं एक जाफराबाद इलाका आपने सुना होगा जहाँ पर मैं भी इस दौर में आंदोलन कवर करता था। जाफराबाद का जो इलाका है जी, तो मेरे पास फ़ोन आया कि जाफराबाद की एक सड़क को धर्म विशेष के द्वारा बंद कर दिया गया है, जो अपनी लगातार वो मांग कर रहे थे NRC CA को बर्खास्त करने को लेकर, उसको वापस लेने को लेकर। तो हम वहाँ पर पहुँचे, तो हमने वहाँ पर पहले रिपोर्टिंग करी, मैंने रिपोर्टिंग करी कि वहाँ पर आखिर चल के आ रहा है। मेरे पास चैनल से भी फ़ोन आया था, लोगों के भी फ़ोन आए थे कि आकाश जी पूरा ना जाफराबाद का जो मेट्रो स्टेशन है उसकी एक साइड की सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। तो हम वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा वहाँ पर औरतें और लेडीज़ जो हैं वो सड़क को जाम करके बैठी हुई, लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्था थी वो बड़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। यानी कि जो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे थे एक तरफ, और प्रोटेस्ट से ही कुछ लोग जो थे वो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश दे रहे थे कि मतलब किसी प्रकार से जनता को कोई परेशानी ना आए। तो वो पूरा हमने कैप्चर किया था। ये है 24 तारीख की बात। फिर 25 तारीख को सुबह उठकर मैं जाने लगा रिपोर्टिंग करने के लिए कि आखिर क्या हुआ 25 तारीख को, क्योंकि दिन की अपडेट देनी थी, बड़ी खबर थी। तो जाफराबाद इलाके में मुझे रोका गया, मैं बाइक पर था, तो रोक कर मेरे से कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं भजनपुरा जा रहा हूँ। तो कह रहे आप वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मुसलमानों को मार रहे हैं, आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम आकाश है। तो मतलब ये नाम किसने पूछा? ये वहाँ पर जो लोग इकट्ठा थे उनके द्वारा रोककर, स्पेशल मतलब लोगों के द्वारा ही रोका जा रहा था, जो पूछ रहे थे कि आप वहाँ पर क्या करने जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पर उस समय माहौल ऐसा बना हुआ था। नहीं, वो लोग कौन थे? क्योंकि आम लोग तो जब, क्योंकि मैं भी, मुझे याद है जब तक दंगे शुरू हो चुके थे और आम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, या तो एक पक्ष था आंदोलनकारी जो आंदोलन में था, या दूसरा पक्ष था जो धर्म
के नाम पे जो उनकी खिलाफत कर रहा था, जिसमें कपिल मिश्रा ने या अनुराग ठाकुर ने जिनको उकसाया हुआ था। नहीं, वो थे धर्म विषय, वो वहीं के लोकल लोग थे, जाफराबाद के ही थे। तो उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे जाना है, अगर उन्होंने मेरे से फिर बाद में मेरा नाम पूछा, मैंने कहा आकाश नाम है मेरा, मैं पत्रकार हूँ। कह रहे अच्छा ये पत्रकार है तो इसको जाने दो। वहां पे ऐसा नहीं था कि अगर मैंने अपना नाम आकाश बताया तो मेरे पे वो चढ़ गए मुझे मारने के लिए, क्योंकि वो धर्म विशेष के थे, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ। तो ऐसा नहीं था कि वो मारने लगे, यानी उन्होंने सिर्फ पूछताछ करी, मैंने बताया मेरा नाम आकाश है, तो ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ, तो उसके बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। वहाँ पर जाने के बाद फिर हमने देखा माहौल जो है, एक्चुअली मैं वहाँ का लोकल ही हूँ, दिल्ली में रहता था, तो मैं वहाँ का लोकल था। जब मैंने वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसमें देखा मैंने कुछ लोग जिन्हें मैंने आज तक नहीं देखा, इस तरह से घुले हुए थे, घुल मिल रहे थे जनता के बीच में, जो पत्थर देकर मार रहे थे, इधर मार रहे थे उधर मार रहे थे खूब। ना मैं वो सीन भी देखकर मैं थोड़ा सा हैरान था। मैं आकाश जानना चाहता हूँ कि जो भी वहां आपने देखा, देखो सीधा है कि दो पक्ष वहां पे थे। एक है सीए एनआरसी का विरोध करने वाले, जिसमें बहुमत मुस्लिम समुदाय के लोग थे और प्रगतिशील बुद्धिजीवी भी लोग उसमें शामिल थे, कॉलेजों के यूनिवर्सिटी के छात्र भी उसमें शामिल थे। दूसरा पक्ष था जो धर्म के आधार पर उनका विरोध कर रहा था, जो किसी न किसी धार्मिक संगठन से, हिंदुत्ववादी धार्मिक जो संगठन से उनसे जुड़े हुए लोग थे, जिनको कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर नेतृत्व कर रहे थे। तो एक बार क्लियर हो जाए हमारे दर्शकों को भी कि आप जब भी गए तो आपने बाहर से आए हुए लोग जो देखे, हाँ, दोनों जगह देखे या एक जगह देखे, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ। मैंने अगर हम बात करें तो मैंने जो, अगर हिंदू पक्ष की बात करते हैं, जहाँ पर मैं खड़ा था, जो मैं देख रहा था, क्योंकि हम उस तरफ से हम फिल्मा नहीं पा रहे थे, दूसरी धर्म विशेष की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से हम लोग फिल्मा नहीं पा रहे थे। हम यहाँ पर खड़े थे, पुलिस भी थी हमारे साथ, और कुछ लोग उसके अंदर ऐसे थे जो मैंने आज तक नहीं देखे। मतलब वो जिस प्रकार से लगातार आरोप लग रहे थे कि बाहर से उन मॉब को बुलाया गया है जानबूझकर ये सब करवाने के लिए, तो उस पर कहीं ना कहीं वो बातें जो मैं देख रहा था, जो जिन लोगों को देख रहा था, उस पर वो मोहर लगती है कि बाहर से लोग आए। हाँ, ये जो था ये षड्यंत्र ही था, बाहर से लोग आए थे। तो वो सब मैं अपने कैमरे में भी फिल्मा रहा था। फिर रिपोर्टिंग करने में बड़ी समस्या थी। हमारे एक साथी हैं दीपक बिष्ट जी, न्यूज़ 18 के अंदर बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, उन तक पर हमला कर दिया था, उनको मारा कि भाई तू वीडियो क्यों बना रहा है। ये किसने मारा? ये सारे अगर हम हिंदू पक्ष की बात करेंगे, उस मॉब की बात करेंगे जो जिन्हें हिंदू कहते हैं आप, आंदोलनकारियों के खिलाफ, आंदोलनकारियों के खिलाफ जो पक्ष था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वहाँ दो पक्ष है, एक है आंदोलनकारी जो सीए एनआरसी के खिलाफ, एक पक्ष वो है जो आंदोलन के खिलाफ प्रचार कर रहा है। तो जो इस आंदोलन के खिलाफ जो चाहते थे ये आंदोलन ना हो, धर्म विशेष आंदोलन ना करे, वो लगातार हमला कर रहे थे। उन्होंने दीपक बिष्ट जी को मेरे सामने ही जो है वो डंडे मारे। इतना मतलब इतनी समस्या थी रिपोर्टिंग करने में भी। और हमारे तो कई साथी, मैंने, आप यकीन नहीं करोगे कि कई साथी को मॉब ले गए, उनकी पैंट उतार कर उनको चेक किया गया कि भाई ये किस समुदाय से संबंध रखता है, फिर जाकर उनको छोड़ा गया। मतलब बहुत बुरा समय था। हाँ, तो अब हम बात करते हैं जहाँ मुझे गोली लगी। मैं यमुना विहार में उस समय मौजूद था, जिस समय भजनपुरे पेट्रोल पंप को जलाया गया था। वो तस्वीरें दिखाकर मैं वापस लौटा तो एकदम से मेरे पास कॉल आया कि आपके कदमपुरी की पुलिया पर बहुत सारा मॉब जो है इकट्ठा हो गया एक बार फिर से, तो आप वहाँ आओ और देखो हालात। तो मैं वहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर मैं गया। वहाँ देखा मैंने दोनों तरफ से मॉब काफ़ी इकट्ठा हो रहा था। दोनों तरफ से की बात करेंगे तो थोड़ी सी दूर जाने के बाद कदमपुरी की पुलिया पर एक कूड़ेदान है नाले के पास। तो नाले के पास से एक पेट्रोल बम जो है वो सड़क पर आया तो अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। हम भागने लगे तो इतने में भागते भागते बस मुझे फायर की आवाज़ सुनाई दी और मैंने यहाँ देखा तो यहाँ से एकदम खून निकलने लगा, बड़ी तेज खून। यहाँ मतलब यहाँ आपको लगा कि कुछ लगा? हाँ, मुझे लगा कि मुझे कुछ लगा है। तो मैं इतने में संभल पाता, इतने में फिर मेरे दिमाग में वही आया कि भाई गोली लग गई मुझे। आप यकीन नहीं करोगे, मैं उस समय हजारों लोग सड़क पर इकट्ठा थे और मैं चिल्ला रहा हूँ, कह रहा हूँ भाई मुझे गोली लग गई, मुझे कोई उठाओ। मेरे हमेशा आपने देखा होगा मैं बैग वगैरह अपने साथ ही रखता हूँ, मेरा बैग भी छूट गया
मैं नीचे गिर गया और मैं लोगों से कह रहा हूँ कि भाई मुझे बचाओ, मुझे गोली मार दी, मुझे बचाओ, मुझे गोली मार दी। आप यकीन नहीं करेंगे, हज़ारों की भीड़ में एक इंसान ने भी ये गनीमत नहीं समझी कि इसको मैं सहारा देकर इसे कम से कम थोड़े से समझाऊं कि चलो कोई नहीं, हम आपको के लिए कुछ करते हैं, आपको भेजते। फिर हज़ारों की भीड़ थी। मैं एक बार फिर जानना चाहता हूँ, वो जो हज़ारों की भीड़ थी वो कौन सी भीड़ थी? वो आंदोलन का विरोध करने वाली थी या आंदोलन? क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके अंदर संवेदनशीलता कितनी है या मानवता कितनी है कि ये आपके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति है, पत्रकार है, उसको गोली लग गई है और उसकी कोई मदद नहीं करा। कौन लोग थे? वो लोग थे जो इस आंदोलन का जो विरोध कर रहे थे, आंदोलन का विरोध कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे, वो लोग थे। उसमें कुछ मेरे अपने भी थे, जैसे मैं वहाँ का लोकल ही हूँ, तो शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन जो बाकी जो थे सैकड़ों हज़ारों लोग, उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे गोली लग गई। सैकड़ों लोग वहाँ पर खड़े थे, वो वीडियोस भी पड़ी होंगी। तो भाई फिर मैं जब मुझे ये हुआ कि भाई अब कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है, तो तेरे को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने हिम्मत करी और मैं उठा और यहाँ पर अपने हाथ को रख लिया। और हाँ, इसी कलर की शर्ट मैंने उस समय पहन रखी थी, ब्राउन कलर की शर्ट। तो मैं उठकर थोड़ी दूर पैदल गया, एक अंकल जी मिले, उन्होंने स्कूटर पे बिठाया और गोकलपुरी फ्लाईओवर के नीचे एक पीसीआर खड़ी थी, वहाँ मुझे छोड़ा। मैंने पुलिस वालों को कहा कि भाई मुझे गोली लगी है, मुझे अस्पताल आप लोग भिजवाओ। थोड़ी दूरी पर एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में मुझे लेकर गए। और मैंने कई इंटरव्यू में ये देखा था कि जब इंसान का आखिरी समय आता है ना, तो उसको पूरा उसका फ्लैशबैक दिखाई देता है कि उसने क्या किया। मैं एम्बुलेंस में लेटा और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पूरा जीवन मुझे जैसे एक सिनेमा दिखाई देता है ना, उस सिनेमा की तरह ऐसे दिखाई दे रहा। उस समय मेरे बेटा है नक्श, उसकी उम्र मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने रही होगी, और उस टाइम 2-2.5 महीने का ही हाँ, मुझे वो दिखाई दे रहा, जो मैंने किया, जैसे मेरा जीवन था। तो मैं वो देखकर मैं हैरान था। मैंने कहा ये पिक्चर मुझे कैसे दिखाई दे रही है, और वो दिमाग तो आपको पता है गोली लगने के बाद सुन्न सा हो गया, और मैं पड़ा हूँ बस और देख रहा हूँ मैं, मुझे फिल्म दिख रही है। फिर उसके बाद ZTV हिस्सा वहाँ पर हॉस्पिटल है दिल्ली में, सरकारी हॉस्पिटल में, मुझे वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद फिर डॉक्टर, आपको पता ही है सरकारी व्यवस्थाएं कैसी होती है, बस मुझे लिटा दिया, चेक कर ही रहे थे वो। इतने में डॉक्टर दौड़कर कुछ लोग आए कि 2 गन शॉट के मामले और आए हैं, 2 गन शॉट के मामले और आए हैं। तो देखा तो पीछे 2 बॉडियों को अंदर ले गए, और अंदर ले जाकर डॉक्टर ने उनको कहा इनके अंदर कुछ नहीं है, इसको वापस कर दो। फिर मेरी सिट्टी बिट्टी फिर गुम हो गई। मैंने कहा यार ये तो गए, अब मैं कह रहा हूँ पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा। और मेरी फैमिली को भी नहीं पता उस समय। उस टाइम आपको अपनी पत्नी याद आ रही है? हाँ, बच्चा याद आ रहा है? बिल्कुल, परिवार याद आ रहा, सब कुछ याद आ रहा था। मतलब एक फिल्म की तरह जैसे मैंने जीवन जिया है, मैंने क्या करता था जब 10 साल का था, जब क्या किया, मतलब पूरी जिंदगी याद आ गई। पूरी जिंदगी ऐसे ऐसे करके दिखाई दे रही है, जो सच्ची बात है। मतलब जैसे मैंने सुना था कि ऐसा होता है, तो वो सब सीन सुनता रहा, फिर देखता रहा। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर आए 1-1.5 घंटे बाद। फिर हमारे आपका इलाज, प्राथमिक इलाज, जैसे हॉस्पिटल में आप चले गए, तो कितनी देर बाद शुरू हुआ? आपको मैं इलाज के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर साहब आए, चेक किया, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लिटाया स्ट्रेचर पर, वहीं पर ही। कितनी देर बाद? तकरीबन आप लगा लीजिए 2-2.5 घंटे बाद। ना मुझे कोई इंजेक्शन लगाया ना कुछ, उन्होंने यहाँ पे से चीरा लगाया और उंगली लेके ना ऐसे डालकर, है ना, पता नहीं कोई वेब ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, उन्होंने यूं करके इसमें पाइप डाल दिया। और मैं लिटरली मैं इतना चिल्ला रहा था, मैंने कहा भैया गोली से तो मैं मरा नहीं हूँ, ये करके तुम मार दोगे ना। सुन का इंजेक्शन लगाया ना किसी चीज का, इंजेक्शन नहीं लगाया, मतलब जिससे मतलब सुन हो जाए व्यक्ति, कुछ भी नहीं लगाया सर। मैं आपको बताऊं उदय भाई, फिर चलो यहाँ तक तो ठीक था। तो 2 मिनट बाद वही डॉक्टर साहब ले आए 3-4 नए जो ट्रेनी जो लड़के होते हैं ना, उनको दिखाने लगे। तो लड़के कह रहे सर एक बार मैं करके देखूं। मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, आपकी बॉडी भी सीख रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति मरने के कगार पे है, उसको गोली लगी हुई है, उसका कोई अच्छे से इलाज हो जाए, वो करने की बजाय वो ना ट्रेनिंग खेल रहे। बिल्कुल कह रहे सर एक बार मैं करके देखूं। उन्होंने कहा यार श्योर आप करके देखो। और वो ट्रेनी बच्चों ने यहाँ पर फिर इस साइड से कट मारा सर्जिकल ब्लेड से। आप एक सोचिए कि जिंदा इंसान को यहाँ से कट मार कर
और पूरी उंगली अंदर डालकर पता नहीं उस टाइम भी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं सर जी, कुछ नहीं। मेरी आवाज जो है वो हॉस्पिटल में गूंज रही थी। मैंने कहा भाई मुझे तो इससे अच्छा मार ही दो, ये कर क्या रहे हो मेरे साथ। लेकिन सर आपको पता है कौन सुनने वाला होता है, और डॉक्टर तो वैसे ही किसी की नहीं सुनते हो, तो कहते हैं भैया तू आया है तो हमारा ये काम है, हमें करके अपने घर जाना है और तनख्वाह में यही चाहिए, हमें ये लेने। सर तो बस यही था। बड़ी मुश्किल से फिर हम पहुंचे वहाँ पर, हमारा थोड़ा सा ऑपरेशन वगैरह हो गया, थोड़ा सा रिलीफ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने बाद में जो है वो ग्लूकोज के द्वारा वो सुन के वो लगाए, इंजेक्शन लगाए, बहुत कुछ लगाया। फिर मेरे को यही था कि बस मुझे मेरा बच्चा दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, लेकिन दिमाग में जान बहुत थी कि भाई तुझे आकाश कैसे न कैसे घर पे उठकर जाना है और अपने बच्चे से और अपनी वाइफ से जाकर मिलना है। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं खुद पैदल अपनी टांगों पर खड़ा होकर, क्योंकि दम तो था ही नहीं, फिर भी मैं अपने टांगों पर चलकर एक्सरे करवाने के लिए 2-3 बार गया हूँ। तो लोग कहते थे मतलब जैसे वहां से आपको एक्सरे करवाने जाना, हाँ। तो भी कोई उन्होंने मतलब स्ट्रेचर पे लेके जाना है या कुर्सी पे लेके जाना है, क्योंकि दोनों जगह कट भी लग चुका है या गोली लगी हुई है, ठीक है, कोई मदद नहीं कर रहा? ना, क्योंकि उस समय तो फिर एक मेरे जीजा जी और एक मेरा जो साला है बड़ा प्रदीप, वो उस समय पहुंच गए थे। तो वहां पर वो उनके द्वारा वो दे दी गई थी मुझे, वो चेयर नहीं होती टायर वाले, उसको क्या बोलते हैं, तो हाँ वो मेरे को प्रोवाइड करवा दी थी। लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि अगर तू इसका इस्तेमाल करेगा तो तू इसी का सहारा लेगा, अगर चलोगे फिरोगे तो थोड़ी सी बॉडी भी थोड़े से रिकवर अपने आप। हाँ, तो मैं उस समय खुद ही जब एक्सरे करवाने जाता था तो कहते थे भाई हटो हटो हटो, कहते थे ये कौन आ गया भाई, इसको क्या हो गया जो तुम इतनी जल्दी कर रहे हो, कह रहे इसे गोली लगी है। तो वहां पर लोग सुन के शॉक्ड थे कि यार ये गोली लगी है और ये बंदा खुद ही पैरों पर चल कर आ रहा है। तो वहीं से थोड़ा सा दिमाग में यही था कि हाँ भाई आकाश जी आपको जल्दी से रिकवर होकर खुद ही घर पहुंचना है। तो मतलब एक्चुअली में क्या है, मैं अपने खाने पीने का मतलब मैं सिर्फ घर का ही खाता हूँ, बाहर का बहुत कम खाता हूँ। कितने दिन आप एडमिट? मैं रहा 1 हफ्ते एडमिट रहा। 1 सप्ताह वहाँ पे एडमिट? हाँ, पूरे उस दौर में क्या कोई मतलब न्यूज वालों ने क्या पता, क्योंकि आप भी पत्रकार थे, दूसरे पत्रकार कोई आए होंगे, आपका चैनल का जो मालिक है वो आया होगा, क्या खबरें चली? क्योंकि उस दौर में ना खबरों पे बड़ी समस्याएं थी कि खबरें किसके पक्ष में दिखाई जाएगी या किसके खिलाफ दिखाई जाएगी। क्योंकि मैं भी उस टाइम वहाँ कवर करता था, तब मैं देख पाता हूँ कि खबरें कौन कैसे दिखाएगा, किसके खिलाफ दिखाएगा, आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखानी है या आंदोलनकारियों के खिलाफ जो है उनको हीरो बनाना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, इससे जुड़ा बड़ा अच्छा वाक्य मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ, जिस समय मुझे गोली लगी उसके बाद तो फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पर क्या आ रहा है। मेरी बुआ का फोन आया कि आकाश मैं मिलने आ रहा हूँ। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा इस समय दिल्ली का माहौल बहुत खराब है, आप मुझे देखने ना हो, मेरी हालत बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्योंकि मैं भी ये चाहता था कि यार मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, आप समस्या में ना फंस जाओ, क्योंकि उस समय माहौल ही दिल्ली में बहुत बुरा माहौल था। दिल्ली में बहुत बुरा माहौल था। फिर उसके बाद मैं 1 सप्ताह बाद घर पे पहुंचा। फिर उसके बाद आर भारत जो नेशनल चैनल है वो आया, उसने इंटरव्यू किया। उसके बाद एनडीटीवी से इंटरव्यू करने के लिए आए थे, सर का नाम सौरभ था शायद, सौरभ जी आए थे। तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह कर लिया। इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने फ़ोन किया, पता नहीं किसको किया, उन्होंने कहा सर इसने ना, इन्होंने ये नहीं बोला कि इनको ना गोली लगी है, तो उन्होंने कहा इनसे बुलवाओ कि आपको मुसलमानों ने गोली मारी है। ये जिन्होंने उसे फोन किया वो कह रहे थे। इंटरव्यू करने के बाद उसने बोला कि इससे ये बुलवाओ कि इसे मुसलमानों ने गोली मारी है। तो उन्होंने फोन काटा, उन्होंने कहा आकाश जी आपको तो ये बोलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई, मैंने कहा यार मैं ये कैसे बोल सकता हूँ। कह रहा फिर वो आपका प्राइम टाइम में चलेगा। मैंने कहा कोई नहीं भाई, देख जहाँ चलेगा वहां चला दे, नहीं चलाना तो मत चला। मैं क्यों बोल दूं सर जी के मुझे मुसलमानों ने गोली मारी? भाई मुझे गोली मारी, मुझे ये नहीं पता किसकी चलेगी गोली। अब मैं अगर इस तरह का बयान दे दूं तो उस पर आप बताइए कितना बवाल और होता, जब मुझे पता ही नहीं। और बवाल हो जाएगा कि पत्रकारों पे मुस्लिमों ने गोली चला दी, मुस्लिमों ने गोली चला, जबकि एक्चुअल में पता नहीं था गोली, क्योंकि मॉब था, मॉब दोनों तरफ था, किसने गोली लगी, किसकी गोली लगी। देखियो उदय जी, अगर मुझे ये कंफर्म होता, मैंने देखा होता कि उस तरफ से गोली लगी, तो मैं
मुझे बोलने में क्या है, मैं बोल देता। लेकिन जब मैं इस चीज़ को लेकर कन्फर्म ही नहीं हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली में मेरे और भी बहुत दुश्मन है, कईयों को मैंने पकड़वाया है, कईयों को बंद करवाया है। अभी कुछ अपराधी हैं उनकी जमानतें हुई हैं, वो 6-7 साल अंदर रहकर आए हैं, और अभी उन्होंने मुझे ये दिखाने के लिए कि हम बाहर आ गए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी से उन्होंने लाइक किया है। तो उनको भी मैं बता दूं, मेरी भी नज़र आप लोगों पर ही है, थोड़ा ध्यान रहना, ठीक है, क्योंकि हम भी ध्यान रखते हैं तो तुम भी भाई ध्यान से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हाँ, कि अगर आप मेरा ध्यान रख रहे हो तो मैं भी आपका ध्यान रख। मैं एक और पूछना चाहता हूँ, इलाज आपका 7 दिन चला, 7 दिन बाद आप घर आ गई, फिर उसके बाद कोरोना का दौर भी आ गया था, गोली उस टाइम निकाल दी थी या बाद में निकाली गई? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर। उस समय फिर आपको पता, उसके उसी दौरान जो है फिर एकदम कोरोना वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा फैल गया, और उसका जो सबसे ज़्यादा अगर एक हॉटस्पॉट बोले वो दिल्ली बन चुका था, आपको पता ही है। तो मेरी तबीयत ख़राब तो थी, डॉक्टर लगातार मैं संपर्क में था ZTV हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने मिलने से भी इनकार कर दिया सरकारी, कह रहा कहा जी आप प्लीज़ ना आओ। फिर उसी दौरान मेरे फादर कोरोना काल में ही एक्सपायर हो गया, हालांकि उनको कोरोना नहीं था, हार्ट अटैक उनको आया था, तो कोरोना काल में उनका जो है देहांत हो गया। उसके बाद फिर मेरी हालत तो ख़राब थी, लगातार डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर डॉक्टर ने सलाह कहा जी देखिए आप बहुत लकी हैं, आप गोली से बच गए हैं, अगर कोरोना आपको हो गया तो आपके फेफड़ों में वैसे इन्फेक्शन है, क्योंकि गोली ने ना फेफड़ों को डैमेज कर दिया था। हमने तो आपको पता ही है फिर सलाह करी। फिर हमारा गांव है हिसार खेड़ी वर्की, हमारे पिताजी मतलब शुरू से ही ये कहते थे भाई अपना गांव अपना गांव। मेरा फिर पिताजी के गुजरने के बाद दिल्ली में मन नहीं लगा, तो पिताजी की यही सोच थी कि गांव में चलना है, क्योंकि गांव के बारे में, हरियाणा के बारे में हमें पिताजी बताते रहते थे कि भाई प्रदेशों में। आपका जन्म दिल्ली में हुआ? दिल्ली में हुआ। आपके पिताजी खेड़ी वर्की गांव से थे जो बरवाड़ा के पास? जी। हमारे पिताजी ने हमें शुरू से हरियाणा के बारे में बताया कि आकाश हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चला जाइयो, लेकिन हरियाणा के अंदर जाकर ना किसी का घर आधी रात को खटखटा कर बोल मदद मिल जाएगी, मंजी चाहिए और मैं सोऊंगा, मंजी भी देंगे और रोटी भी देंगे। तो पिताजी की ये बातें सुनकर ही अच्छा लगता था। फिर मैं अपने गांव में पहुंच गया। यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ उदय भाई, आप जानते ही हो। यहाँ पर आया तो जैसे बोलते हैं ना कि लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे कई हैं जिन्होंने मजबूरी का फ़ायदा उठाया। एक भाई है, उसने 15 दिन की सैलरी नहीं दी, उसने मैं एक काम कर इसमें एक बार एक जान लेता हूँ, जिस चैनल में आप काम करते थे उस चैनल का क्या रवैया था? पहले तो वो फोन पे फोन कर रहे थे कि खबर चाहिए, उधर चले जाइए उधर चले जाइए, जो अक्सर यहाँ भी देखते हैं हम। और जब समस्याएं आती है या जब आपको गोली लग गई या बहुत बार काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता, उसके बाद रवैया क्या रहा? रवैया तो ये रहा, देखिए गोली लगने के बाद इंसान को कम से कम साल भर चाहिए होता है रिकवर करने के लिए, है ना, बॉडी रिकवर करने के लिए। 3-4 महीने बाद ही फ़ोन आ गया कि आकाश जी ड्यूटी ज्वाइन करो। ड्यूटी ज्वाइन तो कर ली, फिर मैं यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर फिर उन्होंने कहा था कि आपको हम परमानेंट एम्प्लॉय रखेंगे एज ए चैनल में। और उसके बाद वो सब बातें पता नहीं कहाँ से फिर हो गई। मैं यहाँ से खबरें भेजता था, मेरी खबरें नहीं लगाते थे, तो एकदम से उनका रवैया बदल गया। जैसे जब गोली लगी थी जब कुछ और थे, फिर जब मैं रिकवर हो गया उसके बाद फिर वहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया। हमें नहीं चाहिए रिपोर्टर आकाश जी, तो पहले बोला था कि आपको 50,000 रुपये देंगे हम। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब आप चैनल से तो हटा ही तो रहे हो, तो मैं अब यहाँ पर करूँ कैसे? तो मैंने कहा कि आपने बोला था कि हम 50,000 रुपये देंगे। उन्होंने फिर उस समय भी 20,000 रुपये दिए, बस 20,000 रुपये दिए। फिर आपने बात करी वो आकाश जी गोली, 3 साल बाद वो गोली मेरे ससुराल में अलवर में जब मैं गया तो मेरे ससुर जी को पता था। हालत तो ख़राब थी, आपको पता ही है। फिर मेरे ससुर जी ले गए मुझे, उन्होंने वहाँ पर प्राइवेट अस्पताल में जो है मेरी गोली निकलवाई। और हालात 3 साल बाद ऑपरेशन की गोली निकली। हाँ, यहाँ पे लगी थी और यहाँ फंस गई थी कमर में फंस। हाँ, कमर में फंस गई थी। तो मैं एक और जानना चाहता हूँ, सरकार ने कोई मदद की? सरकार ने 2 लाख रुपए दिए थे कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 2 लाख रुपए दिए थे। वो आपको पता ही है, फिर प्राइवेट यहाँ पर दिखाते रहे, उनमें वो खर्चा हो गया। जैसे शुरू के अंदर अगर बात करें तो एकदम सांस चढ़ जाता था, तो वो इन्फेक्शन की दवाई कई दिन चली, और अब
जब आप प्राइवेट में दिखाएंगे तो आपको पता मोटा खर्चा होता है, तो वो पैसे तो इलाज में ही खर्च हो गए। हाँ, लेकिन अगर भाजपा सरकार की बात करें, भाजपा सरकार ने 5-5 लाख रुपए दिए, लेकिन वो उन्हीं को दिए जो उनके लोग थे, जो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। मतलब आंदोलन का जो विरोध कर रहे थे उनके लोग थे, क्योंकि साफ तौर पर कहेंगे जिन्हों के गलों में न भगवा गमछा था ना, उन्हीं को दिए। आप जैसे लोग या हम जैसे लोग जो बीच के लोग होते हैं, ठीक है, हम जो इंसान मतलब निष्पक्ष जो हम पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, ठीक है, न हम उनके होते हैं न उनके होते, दोनों तरफ से कोई मदद नहीं आई। अगर मेरे गले में अगर भगवा गमछा होता तो शायद मेरे को 5-6 लाख सरकार, बीजेपी सरकार दे देती। लेकिन वो उस समय समाई ऐसा था कि मेरे पास जो टैग लग रहा था वो पत्रकारिता का टैग लगा हुआ था मुझे। आकाश, कुल मिला के शुरू दिन से लेके आज तक का एक दौर है, पत्रकारिता कठिनाई भरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस टाइम तो लोगों के कपड़े उतार के देखा गया कि मुस्लिम है या नहीं है, ठीक है, और एक पत्रकार लड़की थी, मैं देखता उसका पूरा ही तोड़ फोड़ कर दी गई थी, क्योंकि वो आंदोलन को कवर करती थी और मैं भी आंदोलन को कवर करता था, और तो मुझे भी पता है कि उस दौर में कितनी धमकियां कैसे कैसे मिलती थी, या जहाँ जिनके साथ रहते थे तो एक टैग ही मिलता था, जिनके साथ रहते थे वो टैग देते थे कि ये गद्दार है, क्योंकि जहाँ रहते थे वो आसपास के दोस्त थे, जिनके लिए आंदोलन कर रहे हैं वो इंसानियत के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचा वो बचे उसके लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे थे। लेकिन जो अंधभक्ति का दौर था तो साथ रहने वाले कहते थे ये गद्दार है, देश का गद्दार मतलब बोलते थे हम जैसे लोगों को, मदद करना दूर की बात। तो क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि पत्रकारिता में नए नए लड़के आ रहे हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा है, और बहुत बार जो मालिक लोग होते हैं ना, सोशल मीडिया के चैनल के जो मालिक लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आपको चाहे आपको गली के नुक्कड़ पे या शहर के बीच में नाचना है, खबर नहीं बनानी, आप चाहे नाच के हमारा वीडियो चलना चाहिए, और आप उल्टे बोलो, आप ऐसे शब्द बोलो जिससे ना वीडियो चले, लेकिन आखिरी में फंसता पत्रकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो, जो आप कर रहे हो आप अच्छे से करो, लेकिन आंख नाक कान खोल के करो, क्योंकि कोई भी संस्था किसी का साथ नहीं देती, कोई चैनल किसी का साथ नहीं देता। मैं जैसा बैठा हूँ, उदाहरण, ठीक है, मैं तो बहुत छोटा सा उदाहरण हूँ, सुधीर चौधरी आपने देखा होगा, वो मामले में फंसे थे, आज वो आज तक में है, तो उनके साथ तो चलो कुछ नहीं हुआ, मेरी तो जान पर बनाई थी। तो जो भी आप बोलो, सोचो समझो, क्योंकि जो आप शब्दों का, जिन शब्दों का आप चयन करते हो ना, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है उन लोगों पर जो देख रहे हैं। अगर आप ही इस तरीके से अगर कोई भड़काऊ भाषण दे दोगे, क्योंकि पत्रकार को जो है वो बहुत से लोग फॉलो करते हैं, मुझे भी बहुत से लोग जो है फॉलो करते हैं, इसी वजह से फॉलो करते हैं, इसी वजह से, क्योंकि मैंने कभी किसी का पक्षपात नहीं किया, ना तो कभी मैंने उस पक्ष को दिखाया ना कभी इस पक्ष को, क्योंकि आजकल जैसे आप बोल रहे हो ना, आजकल के जो सोशल मीडिया जो पत्रकार हैं, वो एक्चुअली में वो पत्रकार नहीं है, वो सब्जी बेचने वाले ही हैं कि ये जूता बढ़िया है, ये चप्पल बढ़िया है, नॉलेज होनी चाहिए। अब हिसार के कई पत्रकारों पर लगातार अभी मामले दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि मतलब पत्रकारिता किसको कहते हैं, मतलब कैसे आपके शब्दों का जो चयन है ना, वो बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह से। मैं एक और बता रहा हूँ, डिपेंड ये भी करता है कि किसी ने यहाँ धर्म के नाम पे नफरत फैलाई, या दूसरे तरीके से कोई नफरत फैलाई कि फलाने धर्म के लोग शहर छोड़ जाओ नहीं तो हम ये कर देंगे, ऐसा यहाँ लगातार होता रहा। उसको आप अपने चैनल के मार्फत दिखाएंगे तो कुछ लोगों में डर बैठेगा, क्योंकि आपका वीडियो चलेगा, कुछ लोगों में डर बैठेगा तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो कितना बड़ा आप नुकसान कर। तो ये जरूर हमें सोचना ही चाहिए कि हम भारत का जो संविधान है उसके इर्द गिर्द ही पत्रकारिता को करें, जिससे संविधान को नुकसान हो रहा है, जिससे भारत का संविधान के खिलाफ कई चीजें जा रही, तो उससे तो हमें बचना ही चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, और ऐसी चीजें अवॉइड कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप बोलिए ना, सबसे बड़ी बात। और देखिए, मैं ऐसा मत दिखाइए ना, जो धार्मिक नफरत फैला रहा है, जातीय नफरत फैला रहा है, उसको मत दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा संदेश है कि ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, क्योंकि पत्रकार लाइन एक ऐसी है जिसमें आपको रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा मुझे भी लगातार सीखने को मिल रहा है, और मैं किसी भाई को ज्ञान नहीं दे रहा। सोचो समझो और बोलो, और खुद देखो वीडियो को कि जो आपने बोला है वो, अगर कोई आपका वीडियो देखेगा तो उसका जो दिमाग है वो किस तरफ जाएगा।
तो यही संदेश है कि भाई सोचो समझो और बोलो। बोलने का तोल के बोलो, ऐसा होता है ना, तोल के बोलो। तोल के बोलना इसलिए होता है कि ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, थोड़ा सा एक बार उसको परख लेना चाहिए। तो आकाश जी हमारे साथ थे, जनमंच पे आप बने हुए थे, और ये एक वो पत्रकार है जो आपके सामने है, जिसको कवरेज करते हुए गोली लगी, और गोली लगने के बाद में हॉस्पिटल से फिर आज तक की ज़िंदगी कितनी कठिनाइयों भरी रही है, कोई साथ नहीं देता है। जबकि होना ही चाहिए था कि जिन लोगों के लिए पत्रकारिता करता है, जिन लोग मतलब जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं और भारत का संविधान को मानते हैं, या मेहनत कश मजदूर किसान जिनके आंदोलनों को लगातार कवर करते हैं, उन लोगों को जरूर आगे आके ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए थी जो लगातार आपकी आवाज को सत्ता तक पहुंचाते हैं और सत्ता की जन विरोधी नीतियों को आपको समझाने में कामयाब करते हैं। जो आपके और सत्ता के बीच में एक काम करते हैं, उन लोगों की मदद सत्ता तो करेगी नहीं, क्योंकि सत्ता की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसका खुलासा यही पत्रकार करते हैं। और आपकी आवाज आम जनता तक पहुंचे और सत्ता के कानों तक पहुंचे, उसका काम वो करते हैं। तो सत्ता तो उनकी मदद करेगी जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनकी विचारधारा के लोग हैं। जैसे इन्होंने बताया कि अगर इनके गले में भी भगवा गमछा होता तो इनको 5 लाख मिल जाते, लेकिन इनको नहीं मिले। और बहुत कठिनाइयों की पत्रकारिता होती है। जो आप सोचते हो कि आपके बीच में कुछ लोग आए हैं, फोन उठाया है, आपका वीडियो बनाया है और डाल दिया है, वो कुछ मिलता हो, ऐसा नहीं है। वीडियो बनाने से लेके और डालने तक, उससे आगे उससे पीछे भी काम होते हैं। वो अपने घर से चल के आप तक आता है। 550 रुपये में तो मजदूर भी नहीं मिलता आज के दिन, लेकिन वो पत्रकार आपके लिए फ्री में काम करता है। तो उसकी कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए, सामाजिक मदद करनी चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं मजबूती से जो लक्ष्य लेके चला है उस पर वो खड़ा रह सके। और आप अगर मदद करोगे तो फिर एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता को एड के तौर पे बेचेगा नहीं, वो जूते चप्पल नहीं बेचेगा, वो पत्रकारिता ही करेगा। जनमत पे आप बने हुए थे, फिर नए किसी विशेष मेहमान के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद सर।